गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो इट पे स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद अपडेट हो रहा हूं तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सीटेट जो है वो बहुत ही नज़दीक है, जिस कारण से अब मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर जितना से जितना आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे हमारे वीडियो के थ्रू, तो वो आपको उतना ही ज़्यादा आगे सीटेट जो आने वाला है उसमें हेल्पफुल होगा। उसके बाद ही आप केबीएस जो आने वाला है उसमें भर सकते हैं। जब सीटेट आपका क्लियर होगा तभी आप केबीएस में भर सकते हैं। तो जिस किसी ने अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को अपने इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और एक थम्स अप कर दें। तो आज का हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो फरवरी 2016 में जो 1 to 5 के लिए पेपर हुआ था ईवीएस का, मेनली आज हम ईवीएस का करेंगे 2016 फरवरी का। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बगैर टाइम बर्बाद किए हुए। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, कक्षा 5 के शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वो ऊपर तैरता है। फिर वो फॉयल को निचोड़ कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है। तब वो शिक्षार्थी को दिखाती है कि वो डूब जाता है। देखिए पहली बार जो डालती है एक एल्युमिनियम फॉयल को, वो पानी में तैरने लगता है। उसके बाद जो पानी वो अपने अंदर सोख लिया रहता है उसको निचोड़ करके वो फिर से पानी में डालती है तो वो डूब जाता है। बाद में वो शिक्षार्थी को यह सोचने के कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ है। इस प्रश्न के उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? वर्गीकरण, अवलोकन, मापन या परिकल्पना। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना जो है हमारा राइट आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें जो है वो प्रश्न में कक्षा 5 की शिक्षिका द्वारा प्रयोग किए गए उस पर प्रक्रमण कौशल से संबंधित है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी से शिक्षार्थियों को प्रयोग के बारे में सोचकर कारण देने के लिए कहा गया है। देखिए ये जो है वो सोचकर कारण देने के लिए विद्यार्थियों को कहा गया है, इसलिए परिक्रमण राइट आंसर बनेगा हमारा, ना कि मापन, अवलोकन और वर्गीकरण। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में शिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। हमारा क्वेश्चन जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में शिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। हमारा ऑप्शन जो है बच्चे की स्मृति या व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की विशेषता को स्वीकार करने, पाठ्यपुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो इसमें बनेगा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की विशेषता को स्वीकार करने, क्योंकि ये बोल रहा है सारे आंसर राइट है। सारे आंसर राइट हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि सिवाय, मतलब इस ऑप्शन को छोड़ करके सारे ऑप्शन जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सही हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो गलत है, मतलब वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की विशेषता को स्वीकार करने। देखिए एनसीईआरटी 2005 जो है वो कभी भी नहीं कहता कि आप बुक के मतलब इर्द गिर्द ही बच्चे को रखें। वो बोल रहा है कि वास्तविक जीवन से उसे संबंधित करें। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन वास्तविक अवलोकन स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की विशेषता को स्वीकार करने, तो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गलत है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए वृक्ष संरक्षण के लिए एक शिक्षक जो है 4 क्लास का, वो शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना चाहता है। इसके लिए वो योजना बनाते हैं वृक्ष संरक्षण पे कि ऐसे कौन सी गतिविधि किया जाए जो सर्वाधिक उपयुक्त हो। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है इसमें
एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कोई भी टॉपिक के लिए, जैसे वृक्ष संरक्षण है, उसके लिए आप संवेदनशील बच्चे को बनाना चाहते हैं तो सिर्फ वाद विवाद से नहीं होगा, समूह चर्चा करवा लेंगे उससे नहीं होने वाला। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अगर बोल देंगे वृक्ष संरक्षण पे तो कुछ नहीं होने वाला। इससे भी अगर कुछ हो सकता है तो उसे उससे जोड़ें, जैसे वृक्ष संरक्षण है तो उससे बच्चों को जोड़ें, जैसे कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। जैसे अगर वृक्ष संरक्षण के बारे में बच्चे को अभिप्रेरित करना चाहता है कक्षा 4 के शिक्षक, तो उन्हें क्या कहेंगे, एक एक पौधे लो और उसका पोषण करो, उसमें पानी डालो डेली, उसको उसमें खाद डालो, उसका पोषण उसे अच्छे से, मतलब जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक उसे अपने पास रखो और डेली उसको ऑब्जर्व करो, तो बच्चे जो है उससे अच्छे से जुड़ेंगे अकॉर्डिंग टू NCF। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चे को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वो उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक नहीं होगा, इसमें एक से अधिक ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो हमारे राइट आंसर जो बनेंगे इसमें A, B और C राइट आंसर हमारे बनेंगे। मतलब कि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाते हैं। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है वो खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? देखिए, ये हमें पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त तरीका जो है वो कौन सा है आकलन का। तो हस्तपरक गतिविधि होगा राइट आंसर होगा, जो वो थर्ड विल बी द राइट आंसर, हस्तपरक गतिविधि। क्योंकि बच्चे को जो है अकॉर्डिंग टू NCF आप उसको बाहर के ज़िंदगी से जोड़ें, उसे वास्तविक ज़िंदगी से जोड़ें, उसे सृजनात्मकता बनाने के लिए उसे कोई भी गतिविधि जो है उसके द्वारा करवाएं। उसे हस्तपरक गतिविधि से कोई भी जो काम करेगा वो उसे अच्छे से समझ में आएगा। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो हस्तपरक गतिविधि। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। अब ये बता रहा है कि प्राथमिक कक्षा में जो सारे चीज़ ये दिया हुआ है, सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि, इन वैकल्पिक अवधारणाओं के क्या सोर्स हैं? परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। तो हमारा राइट आंसर इसमें एक से अधिक बनेगा। तो one will be the right answer ABCD। परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। देखिए, जो भी ऑप्शन मैं आपको सही टिक करवा रहा हूँ वो सीटेट के ऑफिशियल जो ये रिलीज हुआ था आंसर की, उससे वेरीफाई किया हुआ है। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता? उनमें धूल हटाने के लिए नहीं। जो घर में आप अचार बनते देखते होंगे तो माँ जो होती है वो धूप में सुखाती है पहले बोतलों को। क्यों सुखाती है? धूल को हटाने के लिए? नहीं, वो तो वैसे भी हटा सकते हैं। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं, उनमें तापमान में वृद्धि करने के लिए नहीं, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। बोतल में जो नमी होती है उसे हटाने के लिए धूप में पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है, तभी उसमें अचार भरा जाता है। रेनू की दादी उसे सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? इसमें भी आंसर जो है वो एक से अधिक हो सकते हैं। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान में मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया। देखिए,
ये हमारा आंसर, एक आंसर तो ये हो जाएगा, क्योंकि पेड़ और कुएं के आसपास जो भी स्थान थे वो सारे जो है वो मिट्टी के जगह अब सीमेंट से ढक दिए गए, क्योंकि अब उस सीमेंट जो है वो पानी को ज़मीन के अंदर नहीं जाने देगा। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगे, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा 4 विल बी द राइट आंसर। बगुला भैंस पर बैठता है, क्योंकि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है? नहीं, वो तो किसी और के ऊपर भी बैठ के मनोरंजन कर सकता है। जब मनोरंजन ही करना है तो किसी और के ऊपर भी बैठ के कर सकता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। वो उड़ सकता है, बगुला उड़ सकता है, उसे क्या जरूरत है भैंस पे बैठ करके इधर उधर जाने की? बगुला भैंस को डराना चाहता है, बगुला उसके पीठ पे बैठ के उसे कहीं डरा सकता है? बेवकूफ़ वाली ऑप्शन देते हैं ये लोग। हमारा राइट आंसर जो बनेगा, बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ठीक है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य जो है वो पौधे के लिए नहीं है? पौधे के लिए कौन सा कार्य जो है वो जड़ का नहीं है? जड़ का काम क्या है पौधे के लिए? सहारा देना काम है। जल तथा खनिजों को अवशोषण करना काम है। भोजन भंडारण संचित करना काम है। देखिए, भोजन जो होता है उसको संचित करना भी जड़ का काम है। जल तथा खनिजों का अवशोषण करना काम है। पौधे को सहारा देना भी जड़ का काम है। लेकिन क्या काम नहीं है बोल रहा है? तो ह्यूमस उपलब्ध कराना। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वार्तालाप थी, सही है। वह कर्नाटक की थी, कर्नाटक की नहीं थी। वो कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, कर्नाटक की नहीं थी। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए थे। वो 130 केजी तक भार उठा सकी थी, सही है। जब वो 12 वर्ष की थी तभी वो भार उठाने के अभ्यास करने लगी थी, सही है। तो हमारा आंसर जो बनेगा ए, सी और डी, 1 विल बी द राइट आंसर। सीढ़ीदार कुएं तथा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। हमारा राइट आंसर जो बनेगा इसमें भी 1, 2 और 3 बनेगा। 1, 2 और 3 बनेगा। मतलब वे जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। ABC। देखिए, एक निगेटिव वर्ड आता है, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड। इसे भी आप मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं भी आता हो तो आप निगेटिव पॉजिटिव से भी आप तुक्का लगा सकते हैं। केवल वर्ड, ये एक निगेटिव वर्ड है जिसे आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 100 में 90% सही होने का चांस रहता है। इस तरह के नेगेटिव वर्ड देख लें, उसके बाद उस क्वेश्चन को कट कर दें। ये क्वेश्चन राइट आंसर नहीं बनेगा। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली क्या है? एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ये पूछ रहा है ना, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। तो वर्ली जो है वो एक पारंपरिक कला का प्रकार है जो कि महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य। देखिए, ये आ गया मैप से संबंधित क्वेश्चन। अब मेरे प्लेलिस्ट में आपको मैप से संबंधित जो भी अभी तक 22 से लेकर के जनवरी 22 से लेकर के जितने भी अभी तक सीटेट हुए हैं, सारा क्वेश्चन एक ही शॉर्ट सेशन के अंतर्गत जो भी रिपीट हुए हैं मैप से संबंधित क्वेश्चन, वो सारे एक ही जगह मैंने शॉर्ट सेशन के अंदर कवर किया हुआ है और अच्छे से समझाया मैंने। मैप से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो सारे आपको उस वीडियो को देख लेने के बाद क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है। तो मैप से संबंधित आप विस्तृत जानकारी के साथ वीडियो देखना चाहते हैं शॉर्ट सेशन के अंदर, तो मैं उसका जो लिंक है
वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं मैप से संबंधित वीडियो। या तो मैं नहीं तो मैं उसको आई बटन में जो है वो उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे भी क्लिक करके आप मैप से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य कौन सा है? वो है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैप खोल करके दिखाना चाहूँगा तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। ये रहा तमिलनाडु, ठीक है। अब तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है, तो हमारा आंसर जो बना था, राइट आंसर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये बगल में केरल है, देख रहे हैं केरल। उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु के निकटवर्ती केरल हो गया, उसके बाद कर्नाटका ये हो गया, ये हो गया आंध्र प्रदेश। अब बोलेंगे ये तो दूर दूर है, तो देखिए तमिलनाडु की ये सीमा है जिससे आंध्र प्रदेश लग रहा है, उसके बाद इस सीमा से कर्नाटका लग रहा है और इस सीमा से केरल लग रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि की और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ये सिर्फ एक ही जानवर है। गिद्ध जो है उसकी देखने की क्षमता जो है हमसे 4 गुना है। गिद्ध की क्षमता जो है वो देखने की क्षमता जो है हमसे 4 गुना है, ठीक है, 4 गुना ज़्यादा है हमसे देखने की क्षमता गिद्ध की। ये जो होगा वो बाघ होगा, विल बी द राइट आंसर। बाघ होगा हमारा राइट आंसर। इसकी जो देखने की सुनने की क्षमता होती है इतनी तीक्ष्ण होती है कि ये पत्तों की हिलने की, घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर पाता है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की ओर यात्रा करता है तो वह अपने सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों से देखिए ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल जाने के यात्रा करने के समय जो है वो ताला घाट, भोरा घाट, पाला घाट, सेनकोटा आदि सुरंगें को पार करना पड़ता है, जिसे दर्रे भी बोलते हैं। ये सुरंगें जो हैं पश्चिमी घाट में स्थित होते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो पश्चिमी घाट बनेगा। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश ये लोग के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा अर्जेंटीना विल बी द राइट आंसर। मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए हमने मच्छर पे विस्तृत एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं बेल आइकन में दे दूंगा और साथ ही साथ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो अब मच्छर से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे सीटेट में बनते हैं, तो आप मच्छर से रिलेटेड जो भी डॉट है उसे क्लियर करने के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं, सॉरी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो 4 बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? अब देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा एक साथ कॉलोनी में नहीं रहता। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो मकड़ी बनेगा, क्योंकि चींटी जो है, चींटी पे वीडियो मैंने एक विस्तृत बनाया है। चींटी को भी देखेंगे आपकी वो एक साथ कॉलोनी में रहना पसंद करता है। दीमक भी कॉलोनी में रहता है। ततैया या बर्रा जो है वो भी कॉलोनी में रहना पसंद करता है। चींटी, दीमक, ततैया ये तीनों जो है कॉलोनी में रहना पसंद करता है। इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको इससे भी पूछता ही है। मकड़ी जो है वो कॉलोनी में रहना पसंद नहीं करता, वो अकेले ही रहता है। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों को ढांचे वहां के जलवायु, मौसम की स्थिति संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बनाए होते हैं, सही है। अब ये देखेंगे कि कहाँ ये जगह है। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। ये उत्तर जो होगा हमारा आंसर, राइट आंसर जो बनेगा असम बनेगा। असम विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसके घर जो होते हैं वो बांस पे ऐसे
बांस पे बने होते हैं, बांस पे, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ जो है वो बहुत बाढ़ आने की बहुत बाढ़ आता है, बहुत जल्दी बाढ़ आ जाता है यहाँ पे। भारी बारिश होने की कारण से, बाढ़ आने के कारण से ये ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पे अपने घर बनाते हैं और मकान की छतें ढालू होती है, लकड़ी के बनाए हुए घर रहते हैं ये। तो हमारा राइट आंसर असम होगा। कुडुक कहाँ के लोग की भाषा है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम। झारखंड विल बी द राइट आंसर। झारखंड का जो है वो कुडुक भाषा जो है, कुडुक लैंग्वेज जो है झारखंड की। मिजोरम का जो है वो मिजो है, मिजो लैंग्वेज जो है वो मिजोरम का है। और अगर अरुणाचल प्रदेश देखते हैं तो वहाँ का हिंदी है, हिंदी के साथ इंग्लिश है, ठीक है। अगर मिजोरम का देखते हैं तो वहाँ का भाषा लैंग्वेज जो है वो मिजो है, मिजो मिजोरम का है। झारखंड का कुडुक है, अरुणाचल प्रदेश का हिंदी और इंग्लिश है। मणिपुर का मैसे है, मैसे लैंग्वेज जो है वो मणिपुर का है। राष्ट्रीय पारचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? देखिए, थीम पे आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो थीम जो है मेनली एनसीएफ के अकॉर्डिंग ईवीएस का 6 थीम है, उसमें 4 जो है उप थीम है, सब थीम। तो थीम पे अगर आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरे थीम से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं या थीम के बारे में जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं आप उस वीडियो को देख करके। तो इसका थीम जो है मेनली आप देखेंगे, सौरमंडल नहीं है, मौसम नहीं है, ऊर्जा नहीं है, भोजन है, फूड। फूड जो है वो ईवीएस का एक थीम है। पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों को बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता को ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो इसका आंसर जो बनेगा थर्ड विल बी द राइट आंसर। यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। प्रारंभिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? जो सबसे कम उपयुक्त कारण है शिक्षण को मतलब कहानी को ईवीएस में प्राथमिक के प्राइमरी में ईवीएस के में कहानी जो है वो संबंधित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त कौन सा है? कहानियाँ जो है वो अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। कहानियाँ में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। सबसे कम उपयुक्त पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। देखिए, सबसे कम उपयुक्त है। ईवीएस में जो कहानी संबंधित की जाती है तो उसका मेनली ये उद्देश्य नहीं होता कि कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करे, कक्षा को मैनेज करने में सहायता करें, इसलिए ईवीएस में कहानी को सम्मिलित नहीं किया जाता। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। अब ये पूछ रहा है पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है, तो परिभाषाओं और व्याख्यान को दूर रखा जाना चाहिए, सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, सही है। रटकर सिखाने को प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत है। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी सही है। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। देखिए, निगेटिव वर्ड आ गया केवल, तो केवल से ही आप समझ जाइए कि ये आंसर जो है वो गलत ही होगा।
तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए और सी, लेकिन ऑप्शन में जो है वो ए के साथ सी नहीं है, तो हम जो ऑप्शन लगाएंगे सी लगाएंगे। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपीटिंग को अधिक विस्तृत कर बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे को सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। बच्चे को निजी विवरण को व्यक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। क्या बनेगा हमारा राइट आंसर? इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त है। हमारा राइट आंसर जो बनेगा इसका, बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण वांछनीय अभ्यास है। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे जिसके छोटे बच्चे अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के अभ्यास में किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण एवं चर्चा। तो ये होगा किसी भी जानवर को घर के आसपास बोला गया, किसी जानवर को उसके बच्चे के साथ उसके बच्चे को देखते हैं तो अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो ये क्या है, जब उसमें आप क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किसी भी चीज़ को, उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग करेंगे अपने माइंड में। उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के साथ उसका रिकॉर्डिंग करेंगे कि मैंने उस कुत्ते के साथ उस कुत्ते के बच्चे को देखा या गाय के साथ उसके बछड़े को देखा। तो ये एक क्या है, ऑब्जर्वेशन के साथ रिकॉर्डिंग है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दे डैश द्वारा संबोधित करती है। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु पद्धति और प्रयोग। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। हमारा राइट आंसर थर्ड बनेगा। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों की 5 लाभ लिखिए। जबकि 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? मुक्त अंत वाला। ए का प्रश्न जो है वो मुक्त अंत वाला अभिसारी है, बी का जो है वो बंद अंत वाला अपसारी है। ए का मुक्त अंत वाला अपसारी, बी का बंद अंत वाला अपसारी, ए का बंद अंत वाला अपसारी, अब बी का मुक्त अंत वाला अपसारी। तो देखिए हमारा जो आंसर इसमें बनेगा, ए का आंसर जो होगा वो हम देखते हैं, अगर इसको ए का बंद अंत वाला अपसारी और बी का ए का बंद अंत वाला अपसारी, ए का बंद अंत वाला अपसारी और बी का मुक्त अंत वाला अपसारी। क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है ए का, वो पूछ रहा है कि ए का क्वेश्चन है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा बी शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। तो इसका जो है 5 लाभ लिखने के लिए बोलता है, तो 5 लाभ एक सीमित लाभ होंगे, इसलिए बंद अंत वाला अभिसारी है। और बी का जो है कि ये पूछता है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इंसान ऑक्सीजन के कारण मर जाएंगे, हमारा वायुमंडल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण जो है तापमान बहुत वृद्धि हो जाएगा, जिसके कारण पशु पक्षी जो भी हैं जीव जंतु वो मरने लगेंगे, वायु प्रदूषित होने लगेगा। तो ये सारे जो है वो एक से अधिक आंसर बी वाले क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर होगा, इसलिए बी जो है वो मुक्त अंत वाला ओपन माइंडेड अपसारी आंसर होगा।
कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इनमें आनंद आता हो। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग किसी को न रोके। नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होगा आंसर? हमारा आंसर जो होगा वो ए, बी और सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता हो। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर बनेगा। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो इस तरह के जो भी सेशन मैं लाऊंगा, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड करूंगा, सॉल्व करूंगा, उसके जो भी आपको नोटिफिकेशन अगर तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।